सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 14 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और उसका मेजर पार्ट कवर भी कर चुके हैं। अब जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं वही छोटे छोटे टॉपिक हमें कवर करने हैं। हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर एक टॉपिक को ही हमें अच्छे से पढ़ना है। देखो, अभी आज का जो टॉपिक है अपना वो प्रोटीन है। हमें प्रोटीन के बारे में स्टडी करना है। प्रोटीन का मैंने तुमको पहले भी बताया था, बहुलक चक्कर हमने इससे पहले किया है। मैंने तुमको बताया था जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है और कोई भी बहुलक होता है तो उस बहुलक में हमें इतना तो पता है कि वो बहुलक किसी एकलक से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन भी एकलक से मिलकर बना होता है और प्रोटीन का जो एकलक है उसका नाम होता है अमीनो अम्ल। जो प्रोटीन की एकलक इकाई है उसका नाम है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जैसा कि नाम ही हमें बता रहा है, इसमें अमीनो समूह उपस्थित है और इसमें अम्लीय समूह उपस्थित है। अम्लीय ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है और ये अमीनो समूह है जो कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन हट के आया है। ये मैंने अमीनो अम्ल का एक संरचना लिखी है, CH2, COOH और NH2। इस अमीनो अम्ल को ग्लाइसिन कहा जाता है, इस संरचना को ग्लाइसिन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने देखा अमीनो अम्ल को हम वर्गीकृत कैसे करते हैं। देखो, दो मुख्य रूप से वर्गीकरण है अमीनो अम्ल के और वो वर्गीकरण इस पर आधारित है कि उन अमीनो अम्लों की आवश्यकता हम कैसे पूरी कर रहे हैं। उसमें पहला वर्गीकरण आता है आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। देखो, आवश्यक अमीनो अम्ल जैसा कि नाम ही बता रहा है, हमारे शरीर को उनकी आवश्यकता है। ठीक है, शरीर को आवश्यकता है तो शरीर कहीं ना कहीं से उसको लेने की कोशिश करेगा। अब शरीर जो भी चीज़ें लेता है किसके रूप में लेता है? भोजन के रूप में लेता है। प्रोटीन भोजन के रूप में लेता है, तो जो भोजन के रूप में हम प्रोटीन ले रहे हैं उसमें ये अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो भोजन के द्वारा जो प्राप्त होने वाली प्रोटीन है उसमें जो अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं उनको हम आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। एक बात तो ये हुई। अब दूसरा मैंने यहाँ लिखा अनावश्यक अमीनो अम्ल। देखो, अनावश्यक अमीनो अम्ल नाम से हमें कैसा लग रहा है कि इनकी हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी भी शरीर में उतनी ही ज़रूरत है, लेकिन उन अमीनो अम्ल की उपस्थिति हमारे शरीर में पहले से है। वो प्रोटीन जो इन अमीनो अम्लों से मिलकर बनी हुई होती हैं वो हमारे शरीर में उपस्थित है। क्योंकि तुम ये जानते हो, जो बायो के स्टूडेंट है वो भी जानते हैं और 10th क्लास तक इतनी बायो तो सबने पढ़ी है कि जो हमारे कोशिका की संरचना होती है उस कोशिका की संरचना में हमारे पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं और हमारे प्रोटीन भी होते हैं, सेलुलोज भी होता है, ठीक है, स्टार्च भी होता है। ये सब कुछ हमारी कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। तो हमारी कोशिका के अंदर जो उपस्थित प्रोटीन है उसके अंदर जो अमीनो अम्ल हमें मिल रहे हैं हमारे शरीर को, उसके द्वारा उन्हें हमारे शरीर को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि वो आवश्यक नहीं है, वो आवश्यक है, लेकिन उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पर आधारित है। ये मनुष्य के शरीर में उपस्थित होते हैं और मनुष्य के शरीर में उपस्थित होकर उनका उपयोग कर लिया जाता है। देखो, वैसे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक उदाहरण देकर बताने की कोशिश करती हूँ। देखो, मेरे पास 2 मार्कर पेन हैं। अब मुझे किसी से मार्कर पेन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मार्कर पेन की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी से मार्कर पेन नहीं लेती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मार्कर पेन की ज़रूरत नहीं है। मुझे मार्कर पेन की हर रोज़ ज़रूरत है। जब भी मैं बोर्ड पर लिखती हूँ तो मुझे मार्कर पेन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो मेरे पास है तो इसलिए मुझे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जब इनमें इंक खत्म हो जाएगी वो मुझे बाहर से लेनी पड़ेगी। तो वो मुझे बाहर से लेनी पड़ेगी, वो जो इंक है वो आवश्यक अमीनो अम्ल, क्योंकि उसके बिना वो पेन नहीं चलेगा। मेरे पास जो पेन है उसके बिना नहीं चलने वाला, तो इसलिए उसको आवश्यक नाम दे दिया। और जो मेरे पास है उसको अनावश्यक नाम दे दिया, क्योंकि मुझे बाहर से उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसका नाम दे दिया अनावश्यक। तो आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल आ गए। अब इसकी एक पूरी सारणी तुम्हारी बुक में बनी हुई है, वो सारणी तुम बुक में से देख लेना और मैं नोट्स में वैसे भेज दूंगी। नोट्स में भी सारणी बनी हुई है। उस सारणी में जो आवश्यक अमीनो अम्ल है, मतलब जिन अमीनो अम्लों को हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो अमीनो अम्ल को स्टार के साथ लिखा हुआ है, और जिन अमीनो अम्लों को हमें बाहर से नहीं लेना पड़ता, जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, उनको स्टार के साथ नहीं लिखा हुआ। तो मैंने 2 उदाहरण दोनों अमीनो अम्लों के लिखे हैं और मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ हर बच्चे से कि कम 2 उदाहरण हर बच्चे को इसके याद होने चाहिए। उससे ज़्यादा याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 उदाहरण याद होने चाहिए। देखो, आवश्यक अमीनो अम्लों के 2 उदाहरण कौन कौन से हैं? वैलिन और ल्यूसीन।
अनावश्यक अमीनो अम्लों के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन और एलिन। ये उदाहरण है, ये दो उदाहरण। इसके अलावा भी और बहुत उदाहरण हैं, लेकिन कम से कम दो उदाहरण तुम्हें याद होने चाहिए। अब इसके बाद आता है मैंने अगली टर्म लिखी हुई है पेप्टाइड लिंकेज। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, और वो चीज़ क्या है? उसका नाम है ज्विटर आयन। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा कर लिखूंगी। ज्विटर आयन क्या है? अमीनो अम्ल समूह में NH2 और COOH उपस्थित होते हैं। अमीनो समूह क्षारीय समूह है और COOH समूह अम्लीय समूह। देखो अम्ल और क्षार अगर एक जगह उपस्थित होंगे तो अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। आदत नहीं छोड़ेंगे मतलब जो अम्ल है वो हाइड्रोजन आयन दे सकता है, जो क्षार है वो हाइड्रोजन आयन ले सकता है। अगर यही काम होता है तो क्या होगा? जैसे मैंने ये एक अमीनो अम्ल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस अमीनो अम्ल में क्या हो जाएगा? NH2 CH2 COOH, ये अमीनो अम्ल। इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और अमोनिया के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, NH3 प्लस COO। इस आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन, क्योंकि ऐसा विलयन में होगा जाएगा। क्योंकि विलयन के अंदर जब भूलेगा अमीनो अम्ल तो अम्ल और क्षार अपनी प्रकृति को नहीं भूलेंगे, जो अम्ल और क्षार की प्रकृति है। अम्ल की प्रकृति है प्रोटॉन देना और क्षार की प्रकृति है प्रोटॉन लेना। अम्ल ने प्रोटॉन दे दिया, क्षार ने प्रोटॉन ले लिया। अब ये जो दो आवेश वाला आयन बना हुआ है इसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है, अब ज्विटर आयन में अगर हम अम्ल मिला देंगे तो अम्ल मिलाने पर क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा अम्ल मिलाने पर, प्लस H आयन हमने इसमें ऐड कर दिया, मतलब अम्ल ऐड कर दिया, तो NH3 प्लस CH2 COOH आ जाएगा अगर हमने अम्ल मिलाया। और अगर इसके अंदर हमने क्षार मिलाया तो क्षार मिलाने पर जो OH आएगा वो इसके हाइड्रोजन को ले लेगा। जो OH आएगा वो इसके हाइड्रोजन को लेकर क्या बना देगा? NH2 CH2 COO माइनस प्लस H2O। अगर हमने इसमें क्षार मिला दिया, OH आयन मिला दिया, ठीक है। तो ज्विटर आयन क्या होता है? अमीनो अम्ल का विलयन दो आवेश रखता है, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश। अगर उस अमीनो अम्ल के विलयन में कोई भी अकार्बनिक अम्ल मिला दिया जाए तो एक आवेश रह जाता है धनात्मक, और अगर उसमें कोई क्षार मिला दिया जाए तो केवल ऋणात्मक आवेश रह जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो इस आयन को हम ज्विटर आयन बोलते हैं। और एक नंबर में एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि अगर ज्विटर आयन को अम्लीय माध्यम में रखा जाए तो क्या होगा, किस तरह का आवेश होगा, और अगर ज्विटर आयन को क्षारीय माध्यम में रखा जाए तो किस तरह का आवेश होगा। अगर ज्विटर आयन को अम्लीय माध्यम में रखा जाए H आयन के साथ तो उस पर ऋणात्मक आवेश होगा, और अगर उसको क्षारीय माध्यम में रखा जाए OH आयन के साथ तो उस पर ऋणात्मक आवेश होगा। ये तो मेरा आवेश है। अच्छा बेटा, अब मैंने जो अगली टर्म लिखी हुई है वो मैंने लिखा हुआ है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड शब्द जो आया, जैसे एक कल शब्द आया था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसी तरह से पेप्टाइड लिंकेज भी। अमीनो अम्ल जब जुड़ेंगे आपस में, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, ग्लाइसिन में लिखा हुआ है अमीनो अम्ल, ग्लाइसिन की संरचना, और ये एमिनाइन की संरचना लिखी हुई है। जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो कार्बोक्सिल समूह का OH और NH2 समूह का H आपस में मिलकर एक जल निकल जाएगा। यहाँ से एक जल निकल जाएगा -H2O, और जल निकलने के बाद बीच में ये संरचना बन जाएगी। CO बचा हमारे पास इस अम्ल का, ग्लाइसिन का, और NH बचा हमारे पास एलिनाइन का, तो हमारे पास ये संरचना बन गई। इस संरचना को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो अमीनो अम्लों में जो पेप्टाइड लिंकेज बनती है, अगर वो केवल एक ही है तो उसको मोनोपेप्टाइड बोला जाता है। अगर वो दो है डाइपेप्टाइड बोला जाता है, और अगर वो 10 से ज़्यादा है तो फिर उसको पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। से अधिक पेप्टाइड की श्रृंखला, उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और पॉलीपेप्टाइड शब्द सुनते ही
एक चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए, वैसे तो ज़्यादातर बच्चे 12 के हैं, लेकिन 10th में इतनी बायो तुम पढ़ चुके हो कि जो अपने डीएनए की संरचना होती है उसको पॉलीपेप्टाइड संरचना ही बोला जाता है, क्योंकि वो भी प्रोटीन, डीएनए भी एक प्रोटीन। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं बेटा प्रोटीन की संरचना। देखो संरचना को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बुक में जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक बार में पढ़ के समझ में आने वाला है। तो जो मैं यहाँ समझा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना उदाहरण के साथ। देखो मैंने कहा कि जो NH2 है वो क्षारीय समूह है, उसको मैंने ये काला रंग मान लिया। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है थोड़ा बड़ा सा समूह है, लिखने में थोड़ी ज़्यादा जगह घेरता है, उसको मैंने सफ़ेद रंग मान लिया। ये NH2 है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये NH2 है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह NH2 समूह से जुड़ा हुआ होता है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या बन गया? डाइपेप्टाइड, एक अमीनो अम्ल दूसरा अमीनो डाइपेप्टाइड बन गया। इसी तरह एक और इसके ऊपर जुड़ जाए, एक और इसके साथ जुड़ जाए, वो क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड अपना बना है, ये पॉलीपेप्टाइड इसके जितना हार्ड नहीं होता, कठोर नहीं होता। कारण क्या है कि वो अणुओं की बनी हुई संरचना है, वो पदार्थों की बनी हुई संरचना नहीं है, अणुओं की बनी हुई संरचना। अणुओं की बनी हुई संरचना पतली होती है, पतली धागे के जैसी, और वो भी धागा ऐसा जो हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप धागा, ऐसे धागे की जैसी संरचना होती है, उसको मैंने यहाँ बनाया। तो पॉलीपेप्टाइड अगर श्रृंखला के रूप में उपस्थित है, जैसे ये श्रृंखला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक संरचना। ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है, क्योंकि यहीं से प्रोटीन का जो जटिल संरचना है वो आएगी इसी से। अब उसके बाद क्या हुआ? द्वितीयक संरचना देखो। द्वितीयक संरचना में डीएनए की संरचना तुमने देखी हुई है कि ये जो धागा है ऐसे आया और उसके ऊपर एक और दूसरा धागा आया, जहां जहां बीच बीच में जगह छुपी हुई है, ये वाली जगह, यहाँ इसमें हाइड्रोजन बंध बना हुआ। ये हाइड्रोजन बंध मैंने यहाँ बना के बताया कि यहाँ इसमें हाइड्रोजन बंध लगा हुआ। तो हाइड्रोजन बंध से अगर एक से ज़्यादा धागे जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिकल संरचना। जैसे इसमें 2 धागे मैंने जोड़ रखे हैं, अल्फा हेलिकल संरचना। हेलिकल का मतलब सीढ़ी के आकार संरचना, ठीक है, स्पाइरल संरचना। और दूसरा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये धागे जुड़ तो गए थे, जुड़ने के साथ साथ अब क्या हुआ कि जैसे एक संरचना ये है, एक संरचना ये, एक संरचना ये, ऐसे संरचना एक एक संरचना। तो इन संरचनाओं में अब ये संरचनाएं आपस में एक साथ चादर के रूप में इकट्ठी हो गई। ये संरचनाएं जो चादर के रूप में इकट्ठी हो गई हैं उसको हम बोलते हैं बीटा प्लेट संरचना, प्लेटेड संरचना बोला जाता है उसको, ठीक है, बीटा प्लेटेड संरचना, प्लेटेड संरचना, चादर के संरचना, ठीक है। अब तृतीय संरचना में अब क्या होगा? देखो, या तो स्पाइरल ऐसे रहेंगे और या फिर वो ऐसे रहेंगे चादर के रूप में। अब क्या हुआ? इसके ऐसे जुड़ गए तृतीय संरचना में, मतलब गोलाकार आ गए। ये धागे थे अपने, ये धागे अब गोलाकार रूप में आ गए। अगर ये संरचना बन जाती है इसको हम बोलते हैं तृतीय संरचना। और चतुर्थ संरचना में, तृतीय संरचना में क्या अंतर है? ये धागे जुड़ गए थे जो पहले से जुड़े आ रहे थे, इनके ऊपर और धागों का ऐसे बल डाल गया, मतलब एक कठोर संरचना बन गई। एक ऐसी संरचना बन गई है हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई कि जो आसानी से नहीं टूटेगी। तो इसको हम बोलते हैं चतुर्थ संरचना या जटिल संरचना, क्योंकि अब संरचना में भी हो चुकी है। इसमें जटिल संरचना के बनने में किसका योगदान रहता है? हाइड्रोजन बंध का तो विशेष योगदान है, क्योंकि हमारे जो पहले 2 धागे थे वही हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए थे। हाइड्रोजन बंध का योगदान है, हाइड्रोजन बंध के साथ साथ उसका जो मुड़ना था, जो मुड़ी थी संरचना, उसका योगदान है। मुड़ने के साथ साथ जो वो कॉयल में बदल गई थी, गोलाकार में बदल गई, तो उसका योगदान है। फिर उसके बाद और हाइड्रोजन बॉन्ड बने, उनका योगदान है। तो इस तरह से हमारी जटिल संरचना प्रोटीन की बन जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बेटा, एक चीज़ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोटीन का विकृतीकरण। विकृतीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डीनेचुरेशन, मतलब जो ओरिजिनल प्रोटीन है, जिस रूप में प्रोटीन प्रकृति में उपस्थित है, अगर वो किसी तरह खराब हो जाती है, अगर उसकी जो वास्तविक संरचना है वो वास्तविक संरचना खराब हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण। वो कैसे खराब हो सकती है कि अगर हमने अधिक तापमान पर उसको रखा हुआ है, प्रोटीन अधिक तापमान पर अगर रखा हुआ है तो खराब हो जाएगी। जैसे दूध के अंदर भी प्रोटीन होती है, हम उसको बहुत ज़्यादा अगर गर्म कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म करने पर दूध का जो प्रोटीन वाला भाग है वो प्रोटीन वाला भाग नष्ट हो जाता है। फिर अगर pH में परिवर्तन हो जाए, जैसे माध्यम
कोई माध्यम, किस माध्यम, जैसे जल के अंदर दूध रखा होता है, हम उसमें अम्लीय माध्यम मिला दें या हम उसमें क्षारीय माध्यम मिला दें, खट्टा मिलाते हैं, दही मिलाते हैं, तो दही मिलाने पर वो नष्ट हो जाती है जो प्रोटीन है उससे। तो ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है अधिक तापमान पर या pH में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन का विकृतीकरण हुआ है, इस प्रोटीन के विकृतीकरण से बीमारी भी हो जाती है। जैसे एक सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है जो उस प्रोटीन के विकृतीकरण से ही होती है। कैसे? हीमोग्लोबिन के अंदर एक इसकी संरचना में अमीनो अम्ल जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर अमीनो अम्ल जुड़े हुए हैं, ये यहाँ मैंने बल्कि यहाँ जुड़े थे, यहाँ फोर ऐसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है हीमोग्लोबिन का, कि ल्यूसीन जुड़ा हुआ है, फिनाइलएलानाइन जुड़ा हुआ है, ग्लाइसिन जुड़ा हुआ है, एलानाइन। अब दूसरी संरचना में संरचना बदल गई, इसके किसी भी वजह से परिवर्तन होगा, संरचना में बदल कर ल्यूसीन के साथ एलानाइन आ गया और इसके एलानाइन के साथ फिनाइलएलानाइन आ गया, ग्लाइसिन आ गया। अब ये जो संरचना है ये विकृत संरचना है, प्राकृतिक संरचना नहीं है। जब संरचना हमारी विकृत हो गई है तो इसका मतलब जो प्रोटीन से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो सब की सब विकृत हो जाएंगी और इससे एक बीमारी होती है। उस बीमारी में अगर खून एक बार बहना शुरू हो जाए तो फिर वो रुकता नहीं। ठीक है, तो इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, जिस बीमारी का कारण है कि अमीनो एसिड की का जो क्रम है वो बदल जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दो बेटा, देखो पॉलीपेप्टाइड में ये मैंने बॉन्ड लगा के लिखा है और ये मैंने छोटा रूप लिखा है इसका। जैसे हीमोग्लोबिन की बहुत बड़ी संरचना होती है, इतनी बड़ी संरचना होती है कि एक पेज में पूरी नहीं होती, तो उसको पूरे बंद के साथ ना लिखकर, ऐसे ना लिखकर हम उसको ऐसे लिख देते हैं छोटे रूप में। और छोटे रूप में क्या है, ये अमीनो एसिड को लिखने का तरीका है। जैसे हमें प्रोटीन की बहुत बड़ी संरचना लिखनी है तो छोटे छोटे अमीनो एसिड लिखते चले जाएंगे। लिखने का तरीका क्या है कि अमीनो एसिड के नाम का हमें 3 लेटर लेने, पहले 3 अक्षर लेने। जैसे वैलीन हमने लिया VAL, ल्यूसीन हमने लिया LEU, ग्लाइसिन हमने लिया GLY, एलेनाइन हमने लिया ALA। ये नाम के हमने पहले 3 अक्षर ले लिए और इन तीनों अक्षर में से जो पहले वाला अक्षर है उसको बड़ा लिखा जाता है, दूसरे दोनों अक्षर को छोटा लिखा जाता है। ठीक है, तो LA, ग्लाई और V ये क्या लिखा हुआ है, ये एक संरचना लिखी हुई है पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, एक चीज़ मैं तुम्हें और बताना चाहती हूँ बेटा, ये जो प्रोटीन का विकृतीकरण है इसका उपयोग भी किया जाता है। दुरुपयोग तो इसका होता ही है ही, लेकिन इसका उपयोग भी किया जाता है। कहाँ पर उपयोग किया जाता है? देखो, कभी भी कोई भी बीमारी होती है तो आजकल चलन में है या डॉक्टर एकदम बोलता है कि तुम ब्लड टेस्ट करा दो। एक तो बात ये भी है इसके पीछे कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता, और एक दूसरी बात इसके पीछे ये भी है कि फिर वो लैब वाले क्या करेंगे। सर अभी वीडियो बन रही है, आप प्लीज नीचे पूछ लीजिएगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हें बता रही थी कि इसमें रक्त परीक्षण में हम क्या करते हैं कि रक्त में अगर प्रोटीन हमारे शरीर में उपस्थित है लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाए, ठीक है, पाचन नहीं हो पाया प्रोटीन का, तो क्या होगा, वो रक्त के अंदर मिली हुई होगी और जब रक्त का परीक्षण करेंगे तो हम उसमें एक रासायनिक पदार्थ डालते हैं जो प्रोटीन के साथ मिलकर अवक्षेप बना लेता है। तो अगर अवक्षेप आया तो इसका मतलब प्रोटीन उपस्थित है रक्त के अंदर, तो हमें ये पता चल जाता है कि रक्त के अंदर प्रोटीन उपस्थित है। तो इस तरह से रक्त का परीक्षण करके हम क्या करते हैं कि एक तरह से इस विकृतीकरण को उपयोग में ले आए। तो ये मैंने तुम्हें बताया अभी प्रोटीन के बारे में, और अब सिर्फ एक वीडियो इसकी और बाकी है इस चैप्टर की, वो वीडियो अपने मंडे को बन जाएगी, तो मंडे को ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा। इसलिए मैंने छोटे छोटे चैप्टर लिए हैं कि वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। देखो, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। उसके अलावा भी तुम्हें घर पे पढ़ना है, अपनी बुक से पढ़ना है उसे, और बुक से पढ़ने के बाद नोट्स बनाना है।